हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एमएसके बीएम इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग रे ऑप्टिक्स का जो डेरिवेशन है उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस ड्राइव कर चुके हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देख चुके हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखते हैं टेलीस्कोप के बारे में। देखिए, टेलीस्कोप क्या होता है एक्चुअली में। जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक मून, स्टार, प्लेनेट। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट मतलब जो बहुत दूर है हम लोग से, मून हो गए, प्लेनेट हो गए, स्टार्स हो गए, उसको देखने में हेल्प करता है क्लियरली। उसको देखने में क्या करता है, हेल्प करता है, क्लियरली विजिबल हो सके उसमें हेल्प करता है हम लोग। ठीक है, सबसे पहला चीज हो गया। अच्छा, इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं? तो इसका मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं जिस तरह हम लोग माइक्रोस्कोप का कैलकुलेट करते थे। मैग्निफिकेशंस, इट इज द रेशियो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज टू द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या होता था? एम बराबर बीटा बाय अल्फा। एम बराबर क्या होता था? बीटा बाय अल्फा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता है, मतलब पूछा क्या जाता है, मेंस में एक बार पूछा था, थ्योरी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रिलेटेड है कि टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन मान लीजिए 100 दिया हुआ है, तो ये मैग्निफिकेशन 100 दिया हुआ, इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि आपने देखा कि माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन यदि 100 है, इसका मतलब जो माइक्रोस्कोप होता है वो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट है उसके इमेज को बढ़ा देता है 100 गुना। क्या करता है? ऑब्जेक्ट के इमेज को क्या करता है, 100 गुना बड़ा कर देता है, जिससे कि हम लोग को वो चीज आसानी से दिखता है। लेकिन टेलीस्कोप क्या करता है पता है? याद रखना है, टेलीस्कोप क्या करता है, जैसे मून है, ठीक है, तो मून का जो इमेज है, वो मतलब जो ऑब्जेक्ट है, मून जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है उसको ये मैग्नीफाई नहीं करता है। ये सिर्फ जो मून जो आपका दूर दिख रहा था उसको सिर्फ आपके पास में ला के रख देता है। तो मैग्निफिकेशन यदि इसका 100 दिया हुआ है, तो यदि बोलेगा क्या इमेज को 100 टाइम्स कर देता है, तो इसका आंसर है नहीं, ये इमेज को 100 टाइम्स नहीं करता है। तो यदि इसका मैग्निफिकेशन 100 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये 100 गुना ज्यादा पास ला के रख देता है। जैसे कि यहाँ पे समझिए होता क्या है, यहाँ पे समझिए एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ समझिएगा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत दूर है। अब सोचिए यहाँ से आँख के द्वारा जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, अच्छा से नहीं दिख पाएगा। तो टेलीस्कोप क्या करता है, यहाँ समझिएगा कि मेरा आँख था, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे थे, ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा है लेकिन उसको क्या कर दिया, पास ला के रख दिया। पास ला के रख दिया तो पास लाने से क्या हुआ, ये जो पहले एंगल बन रहा था, विजुअल एंगल कम बन रहा था, अब क्या बनने लगेगा, ज्यादा बनने लगेगा। ठीक है, तो यही करता है, वो ऑब्जेक्ट को दूर से उठाकर पास में ला देता है, आग के पास में ला देता है। ठीक है, तो पास में लाने से क्या होता है, हम लोग को वो चीज क्लियरली दिख पाता है। तो याद रखना है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ रहेगा तो उसका मतलब क्या हुआ ये समझना है। वो इमेज जो है उसको कुछ नहीं करता है, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज को रखता है, लेकिन पहले जो उसका डिस्टेंस दूर था आग से, उस डिस्टेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है। पहले डिस्टेंस ज्यादा था, उस डिस्टेंस को कम कर दिया। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग के पास सेम उसी तरह, यहाँ पर भी कितने तरह का लेंसेस है, दो तरह का, एक ऑब्जेक्टिव है और एक क्या है, आई पीस है। एक ऑब्जेक्टिव है और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, आई पीस बोलते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हैज ए लार्ज फोकल लेंथ एंड मच लार्जर अपर्चर देन द आई पीस। ऑब्जेक्टिव और इसके बारे में बात किया जा रहा है, आई पीस के बारे में बात किया जा रहा है। अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका अपर्चर ज्यादा क्यों रखा जाता है, इसका मेन कारण ये है कि इसको इसका अपर्चर यदि ज्यादा होगा तो क्या करेगा, जैसे देखिए कम लाइट आएगा तो जो ऑब्जेक्ट दिखेगा उतना इंटेंसिटी के साथ नहीं दिखेगा। यदि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को कलेक्ट कर लेगा तो क्या करेगा, उस इमेज को, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल हो पाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे डायग्राम समझिएगा सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग के पास सबसे पहले रहा ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये रहा एक हम लोग के पास आई पीस, जिसका फोकल लेंथ क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं, यहाँ तक समझ में आया। अब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर, चंदा मामा है यहाँ पर, मून, ठीक है, इतना दूर रखा गया है। अब इनफाइनाइट से, अब यहाँ पे आप देखे होंगे कि यदि रे पैरेलल आता है तो वो कहाँ मिलता है, फोकस पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। देखिए ये रे पैरेलल है और इसके पैरेलल ये रे है, एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये कहाँ मिलेगा, फोकल प्लेन में मीट करेगा। कहाँ मिलेगा, फोकल प्लेन में। तो देखिए यहाँ पर है आपका एफ नॉट ऑब्जेक्टिव के कारण, तो इस प्लेन में यहाँ पर इसका इमेज बना। ठीक है, देखिए सीधा यहाँ से पास हुआ, यहाँ पे मिला, और उसी तरह यहाँ पे दूसरा पास हुआ, तो यहाँ पे देखिए फोकल प्लेन में मिट गया। कहाँ मिट गया, फोकल प्लेन में। ध्यान रखना है, इधर से आया पैरेलल, फिर यहाँ से डेविएट हुआ थोड़ा सा, कहाँ मिट करेगा, फोकल प्लेन में। बिना डेविएट हुए यहाँ जाएगा, फोकल प्लेन में मिट गया। देखिए यहाँ पे इमेज बना, ठीक है, मीट कहाँ गया, फोकल प्लेन में। इमेज एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पर बना फोकस पे। ठीक, अब ये जो इमेज है, देखिए ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा था, इसका इमेज बनाया, डिमिनिश्ड कर दिया और इन्वर्टेड भी कर दिया। यदि हम बात करते हैं तो क्या कर दिया, इन्वर्टेड कर दिया। यहाँ से यहाँ की दूरी हमको पता चल गई कितनी है, एफओ है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का। अब ये जो इमेज बना है, ये आई पीस के लिए किस तरह का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या बन जाएगा, यू ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यू ई, आई पीस के लिए। ठीक है, अब देखिए ये है अल्फा आपका, और इधर है आपका बीटा। इमेज जो बनेगा ना, फाइनल इमेज, उसी को ना बोलते हैं बीटा। ठीक है, फाइनल इमेज यहाँ पे बन रहा है, इसको जब हम पीछे की ओर लेके आएंगे, अब यहाँ पे समझना है कि आई पीस में क्या हुआ, इमेज किस तरह से बना। एक रह गया पैरेलली तो कहाँ मीट करेगा, फोकस पे। यही रह गया पैरेलल तो कहाँ मीट गया, फोकस पे। आई पीस का ही फोकस है, और ये गया आपका ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट हुए सीधा। यदि हम इधर से देख रहे हैं एक्चुअली में, तो ये कैसा दिखेगा, डाइवर्जिंग है बेसिकली। यहाँ पर स्पेलिंग डाइवर्जिंग का थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा सुधार लेना है। डाइवर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको जब पीछे की ओर मीट करवाएंगे हम लोग, इसको कहाँ मीट करवाएंगे, पीछे की ओर, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, देखिए इस तरह से पीछे की ओर मीट किया। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा दिख रहा हो, लेकिन ये पीछे की ओर इस तरह से मीट करेगा, तो इसका इमेज यहाँ पर दिखा। तो देखिए अब ये ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है, क्लियरली दिख पाएगा हम लोग को। ऑब्जेक्ट क्या दिख पाएगा, क्लियरली दिख पाएगा। जो आई पीस दिख रहा है आपको, एक तरह से ये सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा बिहेव करता है। किसके जैसा बिहेव करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को क्या बोल रहे हैं हम। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जो जो एंगल बन रहा था, देखिए ये अल्फा है, तो इधर जब हम देखेंगे तो ये भी क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये ट्रायंगल देख पा रहे होंगे, हाँ ट्रायंगल देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आप टेन अल्फा निकाल सकते हैं। टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, ए डैश बी डैश, और बेस क्या होगा, एफ ओ, बेस होगा ना एफ ओ। सेम उसी तरह जब इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो उस समय जो एंगल बनेगा, एक छोटा सा एंगल जो बनेगा, जो बड़ा एंगल ट्रायंगल के कारण बनेगा, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो छोटा एंगल से निकाल लेते हैं हम लोग, मतलब छोटा ट्रायंगल से निकाल लेते हैं टेन बीटा। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए टेन बीटा ये लेंथ होगा, इस लेंथ को कितना बोलते हैं, ए डैश बी डैश, और इधर वाला लेंथ होगा जो क्या है, यू ई है। तो टेन अल्फा निकल गया और टेन बीटा निकल गया। अब देखिए इसी चीज को यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आ गया आपका टेन अल्फा। ठीक है, एक मिनट, इस पेज को हम यहाँ पे जो खाली है उसको हटा देते हैं, ताकि अच्छे से तुरंत दिख सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेन अल्फा, टेन अल्फा को तो मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कितना आएगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई एफ नॉट। तो देखिए टेन अल्फा आ गया आपका ए डैश बी डैश बाई एफ नॉट। अल्फा यदि बहुत छोटा होगा तो टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। तो अल्फा आ गया ए डैश बी डैश बाई एफ नॉट। सेम उसी तरह टेन बीटा, देखिए टेन बीटा ए डैश बी डैश बाई यू ई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ए डैश बी डैश बाई यू ई हो गया। बीटा यदि इसी तरह बहुत स्मॉल होगा तो टेन बीटा को बीटा डायरेक्टली लिखा जा सकता है।
अब यहाँ से मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा बाई अल्फा, तो बीटा ए डैश बी डैश बाई यू ई डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश बाई एफ नॉट, तो ए डैश बी डैश कट गया, ये एफ ओ ऊपर चल जाएगा, तो एफ ओ बाई यू ई हो गया मैग्निफिकेशन, ये हुआ आपका मैग्निफिकेशन, एफ ओ बाई यू ई, एफ ओ बाई क्या हुआ, यू ई हो गया आपका मैग्निफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आया। अब यहाँ से केस बनाते हैं हम लोग, पहला केस जब मैग्निफिकेशन क्या हो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो। अब याद होगा आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होता है, तो जब फाइनल इमेज बनता है आई पीस के द्वारा एट डी, कहाँ पे बनता है, डी पर। इस केस में जो आई होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेंड आई होता है, मतलब आंख पर जोर पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे भी पता चल गया आई पीस के द्वारा माइनस डी है, यू जो है वो कितना है, देखिए यहाँ पर यू की ओर चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, आई पीस का बात हो रहा है, तो यहाँ से यू कितना है, यू ई, तो इस डायरेक्शन में है तो माइनस यू ई होगा कि नहीं होगा, होगा। और फोकस जो होगा इधर मीट कर रहा है एक्चुअली में, तो फोकल लेंथ होगा एफ ई, जो प्लस में होगा, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर v बराबर माइनस डी, यू बराबर माइनस यू ई, एफ बराबर एफ ई, ये है आपका मेरा लेंस फार्मूला, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, माइनस डी यहाँ पर पुट हुआ, यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 1/u बराबर ये माइनस के उधर जाएगा तो बराबर होगा, तो 1/f प्लस 1/d होगा। तो मैग्निफिकेशन क्या था, एफ ओ बाई यू ई। ठीक है, अब 1/u इसको यदि ध्यान से देखें तो ये 1/u ई है, और 1/u ई को 1/fe प्लस 1/d लिख सकते हैं, तो ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन एफ ओ 1/fe प्लस 1/d। ध्यान रखना है ये आपका मैग्निफिकेशन है कब, जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं हम लोग, किस की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, अब सेम यहीं से आएगा केस 2 यदि हम बात करते हैं तो क्या आएगा, केस 2। ठीक, अब केस 2 क्या आएगा, ध्यान दीजिए, आपको पता है, देखिए माइक्रोस्कोप का ही एग्जैक्टली सेम टू सेम हो रहा है। यदि आप एक को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बाकी आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है, सब में सेम चीज ही तो हो रहा है। इसलिए किसी एक को बढ़िया से देखिए, समझ में आएगा। रिलैक्स्ड आई का केस दूसरा, जब मिनिमम मैग्निफिकेशन होता है, तो ये कब होता है, जब आई पीस के द्वारा इमेज कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पर बनता है। तो आपका भी बराबर क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो भी बराबर हो गया भी जो कहाँ है, इनफाइनाइट पर। ठीक है, u बराबर माइनस यू ही है, और f बराबर एफ ही है। फिर से फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, v के जगह रखते हैं इनफाइनाइट, तो ये कहाँ चल जाएगा, जीरो की ओर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/u बराबर क्या हो गया, 1/f ही। अब यहाँ पे देखिए एफ नॉट, यहाँ से एक तरह से क्या आ गया, यू ई और एफ ई क्या है, एक तरह से सेम है, तो यू ई की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ ही लिख सकते हैं, तो यू की जगह एफ ही लिख दिए। या फिर सोचिए 1/u ई की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/f ही लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैग्निफिकेशन आ गया। समझ में आया। अब मैग्निफिकेशन को समरी कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या पढ़े एक साथ। तो एक्चुअल में मैग्निफिकेशन एफ ओ बाई यू ई आता है, इस यू ई को वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो स्टैंड आई मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में v बराबर माइनस डी होता है, u बराबर माइनस यू होता है, बराबर एफ ई होता है। तो वहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग का मैग्निफिकेशन आता है एफ नॉट 1/fe प्लस 1/d। और जब मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं हम लोग रिलैक्स डाई के केस में, तो v हो जाता है आपका इनफाइनाइट, u होता है माइनस यू ई, और f बराबर आपका एफ ई ही है। ठीक है, आई पीस के लिए। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो यू ई और एफ ई दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो देखिए यू ई की जगह डायरेक्टली हम लोग क्या पुट कर देते हैं, एफ ई, तो मैग्निफिकेशन आ जाता है एफ ओ बाई एफ ई। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि टेलीस्कोप का लेंथ कितना होगा, तो सोचिए टेलीस्कोप का लेंथ कितना होगा, जितना हम लोग को मतलब जहाँ तक लेंस हमको मिल रहा है, तो देखिए दोनों लेंस को यहाँ से यहाँ तक का लेंस को देखें, तो पहला है एफ नॉट और दूसरा है यू ई। अब मैग्नीट्यूड है तो हमको सिर्फ इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो एफ और यू ई दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, टेलीस्कोप का लेंथ मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से टेलीस्कोप का लेंथ मिल गया एफ ओ प्लस यू ई। अच्छा, इस केस में जब मिनिमम मैग्निफिकेशन, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिमल मैग्निफिकेशन के समय लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, तो आप यहाँ देखते हैं यू ई बराबर क्या आ जाता है, एफ ई आ जाता है। तो इस केस में जब हम इस केस में बात करेंगे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का, तो एफ ओ प्लस एफ ई का मैग्नीट्यूड का सम होगा, ध्यान रखना है। लेकिन जनरल केस जो होगा वो यही होगा, एफ ओ प्लस यू ई
मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ प्लस आई पीस के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो दोनों का सम। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे एक्चुअली में टेलीस्कोप, वो था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। कैसा टेलीस्कोप था? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो इसके साथ कुछ प्रॉब्लम देखने को हम लोग को मिलता है। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है उसको समझते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिव है और रिफ्लेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्टिव और रिफ्रैक्टिव। तो अभी हम लोग जो पढ़े वो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप था। कैसा टेलीस्कोप था? रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। इसी को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं, याद नाम याद रखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो क्या क्या चेंजेस होता है देखिएगा, क्या क्या प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले देखिए, हम लोग क्या किए थे, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप बनाने के लिए बोले थे कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट रेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से कलेक्ट होगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसको, उसका अपर्चर को क्या कर दिए थे, ज़्यादा किए थे, और उसका फोकल लेंथ को क्या किए थे, ज़्यादा किए थे। ठीक है, अपर्चर ज़्यादा कर दिया, फोकल लेंथ ज़्यादा कर लिया, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस आर, ध्यान दीजिएगा, इसको मैन्युफैक्चर करना डिफिकल्ट हो जाता है, ये महंगा होता है, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पहला, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। दूसरा, कॉस्टली होता है। डिफिकल्ट टू बी होल्ड मैकेनिकली, इसको रखने में भी दिक्कत होता है। चौथा और पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, स्फेरिकल एब्रिएशंस देखने को मिलता है, जो शेप के कारण आता है, और ये लेंस और मिरर दोनों में होता है स्फेरिकल एब्रिएशंस। अब सर बोलेंगे ये क्या है स्फेरिकल एब्रिएशंस? अब देखिए, हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं कि जब कोई लेंस है, पैरेलल रे आएगा तो कहाँ मीट करेगा? फोकस पे मीट करेगा। ठीक है, उस समय हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रे है वो कैसा रे है? पैरेक्सियल रेज है। ठीक है, और उस समय जो लेंस मानते हैं वो क्या लेते हैं? थिन लेते हैं और स्मॉल अपर्चर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया है, ज़्यादा लाइट कलेक्ट करने के चक्कर में लेंस जो है उसको, मतलब उसका जो अपर्चर है उसको क्या कर दिए हैं? ज़्यादा कर दिए हैं। ज़्यादा कर दिए हैं तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो तो ठीक है कि यहाँ पर मीट करेगा फोकस पे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग दूरी बढ़ाते जाएंगे तो हम लोग पाएंगे कि जो रे पैरेलल नहीं है उतना प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो पास नहीं है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास नहीं है, वो क्या हो रहा है? अलग अलग जगह पर मीट करने लग जा रहा है। देखिए, पास वाला कहीं है मीट कर गया और दूर वाला और दूर चल गया। इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा, मतलब अलग अलग जगह पर मीट करने लगेगा, जिससे कि हम लोग को दिक्कत होगा इमेज देखने में। इसी को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशंस। ठीक है, याद रखना आपको स्टेटमेंट के तौर पर, स्फेरिकल एब्रेशंस मतलब जो इमेज है वो अलग अलग जगह पर मिलने लगेगा। यदि अपर्चर ज़्यादा होगा तो पास वाला का पास में मिल जाएगा, और जो दूर में होगा उसका दूर में वैल्यू मिलने लगेगा, मतलब फोकस चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, और ये लेंस में भी होता है और कहाँ होता है? मिरर में भी होता है। थिकनेस के कारण। अब अगला जो है वो है क्रोमेटिक एब्रेशंस। जो क्रोमेटिक एब्रेशंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ लेंस में होता है। इसलिए जब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बताएंगे तो क्रोमेटिक एब्रेशंस वाला जो केस है वो खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ किस में होता है? लेंस में होता है। होता क्या है सर इसमें? इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एक आपका लेंस है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, आपको पता है विबग्योर का केस, विबग्योर में हम लोग जैसे जैसे इधर से भी से आर की ओर जाते हैं, लेमडा जो होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब लेमडा बढ़ जाता है। ठीक है, समझिए लेमडा चेंज हो गया, डिफर हो गया। ठीक है, अब लेमडा यदि डिफरेंट होगा तो हमको पता है म्यू चेंज हो जाएगा, म्यू भी डिफरेंट हो जाएगा, और म्यू डिफरेंट होगा तो फोकल लेंथ भी, जो फोकस है वो भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इससे क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है? तो यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए इधर से रे आया आपका रेड वाला, और एक आया आपका वॉयलेट वाला, विवग्योर चल रहा है ना, तो क्या होगा इधर आएगा तो? हाँ सर, तो देखिए आएगा तो क्या होगा कि आप देख रहे हैं फोकल लेंथ क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। ठीक है, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेड यहाँ पे मिल रहा है जाके, वॉयलेट वाला यहीं पे मिल जा रहा है। ठीक है, तो ई हो गया रेड वाला का, ई हो गया वॉयलेट वाला का। इससे प्रॉब्लम क्या होगा? पूरा अलग अलग कलर का दिखने लग जाएगा हमको ऑब्जेक्ट। क्या देखने को मिल जाएगा? अलग अलग ऑब्जेक्ट। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशंस, जो सिर्फ कहाँ होता है? लेंस में होता है, क्योंकि जहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है वहीं प्रॉब्लम होगा। मिरर में रिफ्रैक्शन नहीं होता है, मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्शन, इसीलिए वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं होता है। इसी को दूर करने के लिए हम लोग लाते हैं क्या? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप।
सर ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम समझिए। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आने से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, हमने तो प्रॉब्लम समझ लिया था अभी। अब यहाँ पर जो यूज करते हैं उसके बारे में समझिएगा। द टेलीस्कोप इन विच ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय ऑब्जेक्टिव कॉनकेव पैराबोइडल मिरर। यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाता है ऑब्जेक्टिव कॉनकेव पैराबोइडल मिरर से। इससे क्या बेनिफिट होगा सर? इससे बेनिफिट ये होगा कि स्पेरिकल एब्रेशंस नहीं होगा, और रिफ्लेक्टिंग है तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन का कोई रोल नहीं होगा। तो सबसे पहला नो क्रोमेटिक एबर्शंस, नो स्फेरिकल एबर्शंस पैराबोइडल सरफेस के कारण, ठीक है। अब इसको मैन्युफैक्चर करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, लेस एक्सपेंसिव होगा। तो क्वेश्चन है ऐसा क्यों हो रहा है, लेस एक्सपेंसिव हो रहा है? ठीक है, मिरर बनाना होता है इसमें और उसमें लेंस बनाना होता है। हमको पता है लेंस का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर सब कुछ टफ हो जाएगा लेंस के केस में, और मिरर के केस में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेस मैकेनिकल सपोर्ट रिक्वायर्ड, more stable as mirror, weight less than lenses of equal optical quality। देखिए यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल क्वालिटी इक्वल होना चाहिए, एनसीईआरटी का वर्ड है, एज इट इज इक्वल ऑप्टिकल क्वालिटी यदि है तो मिरर जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसका वजन जो होता है वो कम होता है लेंस के कंपैरिजन में। समझ में आया? तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पर दूर हो जाता है। अब इसमें आपको एक तरह का टेलीस्कोप जो देखना है, ध्यान रखना है सिर्फ इसका डायग्राम आपको याद होना चाहिए। आपके एडवांटेजेस जो जो लिखे हैं वो लिख दीजिएगा, आपका आसानी से हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कैसीग्रेन टेलीस्कोप। एक न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी होता है, लेकिन हम लोग को जो डायग्राम में पढ़ना है एनसीईआरटी के हिसाब से वो सिर्फ कैसीग्रेन टेलीस्कोप है। डायग्राम सिंपल याद रखिएगा, क्या होता है, जैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया आपका। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या आता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एक प्राइमरी मिरर है जो पैराबोइडल कॉन्केव मिरर है। इससे करने से क्या हुआ, स्फेरिकल एबरेशंस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये मिरर है कॉन्केव टाइप का, बीच में थोड़ा सा जो पार्ट है यहाँ पर आईपीस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जब रे टकराएगा तो रे कहाँ कहीं मीट करना चाहेगा, तो देखिए इस तरह से इधर से भी रे आया, इधर से भी रे आया, दोनों मीट करना चाह रहा है। तो यहाँ पर मीट करना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ, इस रे के आते समय ही बीच में हम क्या किए, एक सेकेंडरी मिरर लगा दिए। क्या किए, एक सेकेंडरी मिरर लगा दिए जो कॉन्वेक्स था, मतलब इस बार इसमें पॉलिशिंग कहाँ है, अंदर से, ठीक है। तो अंदर आ नहीं पाया, पॉलिशिंग कहाँ हो गया, अंदर से। तो यहाँ जो इमेज बनना चाहिए तो इमेज नहीं बन पाया। अब यही इसके लिए किसका काम किया, ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ से जब रे जाएगा रिटर्न, तो देखिए यहाँ पे जो गैप है जहाँ पर आईपीस लगा हुआ है वहां पर पैरेलली जाएगा, और यहाँ से जो आई है वहां पर हमको आसानी से ये इमेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ से रख के हम लोग यदि देखेंगे तो आई पीस जो होता है वो किस तरह का होता है, याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस। ये जो है आई पीस है, यहाँ पे आँख है और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली हम लोग को दिखेगा, ठीक है। ये टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, कॉस्टली कम होता है, मैकेनिकल सपोर्ट इसमें ज़्यादा नहीं होता है। देखिए इसमें इसको बनाना भी आसान है, ठीक है। तो इस तरह से रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। और यहाँ से आपका जो टेलीस्कोप है वो भी हो जाता है समाप्त। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सर इसमें मैग्निफिकेशन आ सकता है क्या, नहीं, डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आता है तो एग्जैक्टली जो आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में किए एग्जैक्ट वही फार्मूला लिख दीजिएगा, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। इस तरह से आपका ये डेरिवेशन भी होता है समाप्त। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग इसी तरह के और वीडियो के साथ और डेरिवेशन के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।